चलो सुनो, अब देखो, अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम आप लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा रहे थे और हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम जब आपको हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे बाबू फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट कभी कभी आसान सा सवाल पूछ लिया जाता है और हम लोग से बनता नहीं है, तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को भी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बात समझे? ठीक है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो ध्यान से। जनरली अल्कोहल आर लिक्विड इन स्टेट, यानी जितने भी अल्कोहल होते हैं वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट। बात क्लियर है? ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे जितना भी अल्कोहल होता है वो जनरली कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। हम लोग का क्लास का मंजू तो पिए भी है, पी भी है अल्कोहल। क्या मंजू, पिए है ना? ठीक है, तो अल्कोहल जो होता है वो कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है हम समझाते हैं। देखो, जैसे जैसे तुम कार्बन का नंबर को इंक्रीज करोगे ना वैसे वैसे अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी घटने लगता है, यानी जितना ज्यादा कार्बन होगा अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी वाटर में उतना ही कम होते जाता है। यहां पे हम लोग जो सॉल्युबिलिटी का बात कर रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर का बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी का हम लोग बात कर रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी इन क्या चीज का बात कर रहे हैं, वाटर। जैसे अगर हम बात करें CH3OH, हम सबको इसका नाम पता है, इसका नाम क्या होता है बताइए, मीथेनॉल। इसका नाम क्या होता है, मीथेनॉल। नेक्स्ट अगर हम इसका बात करें CH3 CH2 और यहाँ पे OH, इसका नाम क्या है तुम्हारा, इथेनॉल। इथेनॉल। अब देखो जो मीथेनॉल होता है ना वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल। ठीक है, वही अगर हम ये इथेनॉल का बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे वाटर में सॉल्युबल बोल सकते हैं, या फिर ये भी हाईली सॉल्युबल होता है। ये भी क्या होता है, हाईली सॉल्युबल। यानी ये दोनों जो अल्कोहल है ये वाटर में अच्छा खासा मतलब अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। बट तुम जैसे कार्बन का नंबर को बढ़ा दो, 2 से 3 कर दो, जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा, OH, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल, इसको तुम बोल दोगे सॉल्युबल। इसको क्या बोल दोगे, सॉल्युबल। हम लोग क्या देख रहे हैं, जब कार्बन का नंबर 1 था 2 था, बात क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग बोल दिए हाईली सॉल्युबल। जब कार्बन का नंबर को और बढ़ा दिए तो उसके बाद हाईली सॉल्युबल से हम लोग क्या बोलने लगे, सॉल्युबल। इसका मतलब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या कर रहा है, घट रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात हुआ था। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का बात हो रहा है, किसके अंदर में बात हो रहा है, वाटर के अंदर में। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर में अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, घटेगा। आगे नेक्स्ट जो तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी दिख रहा होगा वो लिखा हुआ है, वाटर जो है, ठीक है, अल्कोहल के साथ जब सॉल्यूब डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यानी अल्कोहल को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, अल्कोहल फॉर्म्स, ठीक है, H बॉन्ड विथ वाटर। यानी अल्कोहल जो है वो वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी H बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब आप लोग को हम बताए थे हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं, तो समझो हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं। पहला बात, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम लोग इसको ऐसे समझो, तुम लोग कोई गेम खेलने जाते हो तो क्या बोलते हो, सर हम लोग इंटर स्कूल कंपटीशन में गए थे। तो इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग स्कूल के बीच में कंपटीशन, ठीक है, या फिर सेम स्कूल के बीच में कंपटीशन, अलग अलग। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहा है, इसका मतलब सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, ये सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग किसको कहते हैं, अब समझो, H बॉन्ड। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड का बात करें ना तो एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जो किसके किसके बीच में बने, तो ये बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन एटम, किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, H एटम एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड क्या, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये एक बॉन्ड बनता है किसके किसके बीच में,
तो एक हाइड्रोजन एटम और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन सा हो सकता है? तो आपका जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है वो 3 एलिमेंट को हम लोग हाई के कैटेगरी में रखते हैं, जो कि है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन कौन आएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये बात को ध्यान में रखना। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल और वाटर के बीच में कैसे बनता है? देखो, ये है मेरा वाटर मॉलिक्यूल, ये मेरा क्या? वाटर मॉलिक्यूल। अब आप सभी बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसके कारण यहाँ पे आता है डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे आता है डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब जैसे तुम इसमें अल्कोहल को डालोगे, अल्कोहल होता है CH3OH, अरे हाँ या ना? अब एक बात बताओ बाबू, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या राइज होगा? बताओ, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या राइज होगा? डेल्टा नेगेटिव। अब तुम बताओ जी, पॉजिटिव और ये नेगेटिव है या नहीं है? इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब देखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम लोग बॉन्ड बोलेंगे, और ये जो बॉन्ड है किसके किसके बीच में बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। बात समझे ना? ठीक है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, यानी इस बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहेंगे? बताओ, H बॉन्ड। H बॉन्ड, यानी इसी को हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अल्कोहल और वाटर को जब मिक्स किया जाता है तो अल्कोहल वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड का? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी H बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बोलिए, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब आगे सुनो। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो क्या बोला है? देखो ध्यान से, तो बोला है ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ OH ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? देखो, हम आपको ये बोल रहे हैं कि कार्बन का नंबर को अगर आप बढ़ाओगे, कार्बन का नंबर को आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो उस केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करता है? तुम्हारा डिक्रीज करता है। बट कार्बन का नंबर के साथ साथ अगर तुम OH का नंबर को भी बढ़ा देते हो तो सॉल्युबिलिटी वापस से क्या करने लगता है? इंक्रीज करने लगता है। इसका एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो फिर से ध्यान देना, अगर हम इस कंपाउंड का बात करते हैं CH3 CH2 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 CH2, ठीक है, कितना हो गया? 5 CH2, और यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं? OH। अगर यहां पे तुम बात करोगे नंबर ऑफ कार्बन का, नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। और अगर हम बात करें बच्चे नंबर ऑफ OH ग्रुप का, तो यहां पे नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है? बताओ, 1 है या नहीं है? ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं C6H12O6। शायद ये मॉलिक्यूल का नाम आप सब कोई को पता होगा। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? ग्लूकोज। बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ले लेते हैं H। ठीक है, यहां पे होता है तुम्हारा H, इधर होता है OH। ठीक है, फिर आता है OH, इधर आएगा H, OH, H, OH, H, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे CH2OH। ये है मेरा ग्लूकोज। इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पूरा डिटेल में देखना, बस अभी हम लोग जो काम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं बस उसी के ऊपर में रहते हैं। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मैं नंबर ऑफ कार्बन का बात करूं तो आप सभी बच्चे हमको बता सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना होगा? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये साफ साफ दिख रहा है कार्बन कितना है? बताओ, 6। ठीक है, अब यहां पे अगर हम नंबर ऑफ OH ग्रुप का बात करें, नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो देखो ना OH ग्रुप का नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। OH ग्रुप का नंबर कितना है? 5। अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहां पे कार्बन का नंबर यहां पे भी 6 है, और यहां पे भी कार्बन का नंबर क्या है? 6। तुम जब इस अल्कोहल को पानी में घोलने जाओगे ना तो वो उतना अच्छा से नहीं घुलेगा, बट तुम सब कोई को पता होगा कि ग्लूकोज को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वो तुरंत घुलता है कि नहीं घुलता है? इसका मतलब ये हाईली सॉल्यूबल है, और ये क्या होगा तुम्हारा? लेस सॉल्यूबल, बट दोनों में कार्बन का नंबर क्या है? सेम है। डिफरेंस क्या है? OH ग्रुप का नंबर। यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे कितना OH है? 5। इससे ये प्रूफ होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी भी क्या करता है? बढ़ता है।
इसका रीजन तुम यही बोल सकते हो कि OH ग्रुप का नंबर जितना ज्यादा होगा वो वाटर के साथ उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसका सॉल्युबिलिटी भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बोला है, इसको देखो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन इट्स फंक्शनल आइसोमर। तो अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये इसके फंक्शनल आइसोमर से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब सवाल ये है ना कि फंक्शनल आइसोमर किसको कहते हैं। तो क्लास 11th में जब हम आप लोग को आइसोमेरिज्म पढ़ाए थे तो बताए थे एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, मगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। अब बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना, ये बात को भी क्लियरिफाई यहां पे हम करते हैं। जैसे एक हम कंपाउंड लेते हैं, ध्यान दो, C2H6O, ये एक कंपाउंड लेते हैं। अब हम यहां पे क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो कंपाउंड लिखते हैं, एक है OCH3 और इधर भी हम लोग ले लेते हैं CH3। एक तो ये ले लिए और दूसरा हम लोग ये ले लेते हैं CH3 CH2 और यहां पे क्या ले लेते हैं OH। अब आप सभी बच्चे को यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि सर ये जो कंपाउंड आप लिखे हैं ना, इस कंपाउंड का नाम है ईथर। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ईथर। और ये जो कंपाउंड आप लिखे हो ना, ये कंपाउंड का नाम है अल्कोहल। साफ साफ आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? ठीक है, बस अगर फंक्शनल ग्रुप का बात करें तो अलग अलग है, एक में फंक्शनल ग्रुप है ईथर और दूसरा में फंक्शनल ग्रुप क्या है। बात क्लियर है? ठीक है, एक में ईथर है और दूसरा में है अल्कोहल। ठीक है, अब अगर तुम दोनों को देखोगे तो दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। तो दोनों का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो किसका ज्यादा होगा, तो अल्कोहल का ज्यादा होगा। अल्कोहल का क्या होगा, ज्यादा, और ईथर का क्या होगा, कम। ठीक है, तो अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ईथर से क्या होगा, ज्यादा। और ये पॉइंट को तुम कैसे याद रखोगे कि किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपने फंक्शनल आइसोमर से हमें, सॉरी, अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अपने फंक्शनल आइसोमर से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। अब अगर तुमको अल्कोहल अल्कोहल का ही कंपेयर करना हो तो तुम कैसे कंपेयर करोगे, तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट, मोलर मास के बढ़ने से अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, बढ़ता है। आगे देखो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो क्या बोला है, देखो ध्यान से, ऑन इंक्रीजिंग मोलर मास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या इंक्रीजेस। अब देखो तुमको जब अल्कोहल और ईथर को कंपेयर करना हो ना, तो अल्कोहल और ईथर को जब तुम कंपेयर करोगे उस केस में, बात क्लियर है ना, ठीक है, अल्कोहल और ईथर के केस में अल्कोहल का ज्यादा होगा और ईथर का कम होगा। ठीक है, इसका रीजन तुम दे दोगे, अल्कोहल का जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपने फंक्शनल आइसोमर से क्या होगा, ज्यादा। बट जब अल्कोहल अल्कोहल का ही कंपेयर करना हो तो तुम क्या देखोगे कि मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। सिंपल सा बात ये है ना बाबू, अगर हम आपको ये बोल दे कि CH3OH और C2H5 में आप बता दो कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप सिंपली बोल दोगे कि सर C2H5 का मोलर मास ज्यादा है इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बस यही कहानी है। बोलो, बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पूरा बात था फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी याद हो जाएगा ना। यहां पे आप लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखाया है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये याद रखना, आगे भी काम आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करते हैं और हम लोग एंटर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग किसमें एंटर करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करें ना, तो अल्कोहल जो होता है ना वो दो तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है। अल्कोहल कितना तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है, दो तरह का। और वो दो तरह का केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, इसको देखो। एक होता है OH बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा होता है CO बॉन्ड क्लीवेज। अब ये क्लीवेज का मतलब क्या होता है, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग, टूटना यानी क्या है, ब्रेकिंग। तो ये दो तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है। अब मतलब क्या है समझो, जैसे ये है मेरा अल्कोहल RO और यहाँ पे क्या होगा H, ठीक है, ये है मेरा अल्कोहल। तो पहला टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होगा ना, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होगा तो बॉन्ड का टूटना जुड़ना यही लगा हुआ रहेगा। तो पहला टाइप का केमिकल रिएक्शन जो अल्कोहल शो करता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है।
इसी को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? OH बॉन्ड क्लीवेज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? OH बॉन्ड क्लीवेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होगा RO और यहां पे ले लेते हैं H, तो इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा? R और O, यानी यहां पे ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप है तो कोई ना कोई कार्बन का चेन होगा, तो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड टूटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? CO बॉन्ड क्लीवेज। इसको क्या बोलेंगे? CO बॉन्ड क्लीवेज। तो अल्कोहल का जितना भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसको दो भाग में बांटा गया है। एक भाग में जो बॉन्ड टूटेगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और दूसरा वाला में कार्बन और ऑक्सीजन। अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ जी, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन कैसा होगा? सोचो, यहां से R, ठीक है, यहाँ पे O के ऊपर में क्या आ जाएगा? माइनस, और साथ ही साथ ये क्या रिलीज करेगा? H+। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या? देखो, कार्बन, ठीक है, इसके ऊपर में क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पे OH, और इसके ऊपर में क्या आएगा? माइनस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग CH3 ले लेते हैं, तो इस तरह से। तो बेसिकली अब ये अपने आप नहीं टूटेगा, ऐसा मत सोचना कि OH अपने आप टूट जाएगा, इसको तोड़ने के लिए कोई रिएजेंट लेकर के आएंगे, ठीक है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अगर हमको बॉन्ड को तोड़ना है तो कोई ना कोई रिएजेंट का जरूरत होगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड को तोड़ना है तब भी हम लोग को कोई ना कोई रिएजेंट का जरूरत पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का केमिकल रिएक्शन तुम लोग स्टडी करोगे, एक में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और एक में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। बात क्लियर है? ठीक है, जो सबसे पहला टाइप का केमिकल रिएक्शन हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो यहां तक पूछिए। एनीवन? कोई डाउट नहीं है ना? चलो, यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम जैसा कि बताएं कि सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? OH बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अब OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन देखने से पहले हम आप ही लोग से एक सवाल पूछना चाहते हैं। बाबू, एसिड किसको कहते थे, याद है? हाँ, एसिड H+ आयन देता था। ठीक है, अब एकदम देखना ध्यान से, अगर हम एक अल्कोहल ले R O और यहाँ पे H, और ये OH बॉन्ड क्लीवेज कराए, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है, तो उस केस में क्या बन जाएगा? देखो, R O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रिलीज होगा? H+। यही होगा ना, RO माइनस और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रिलीज होगा? H+। ठीक है, अब जब OH बॉन्ड टूट रहा है तो ये H+ आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, यानी तुम ये नहीं बोल सकते हो कि अल्कोहल जो है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करता है, हाँ या ना? तो यहां से साफ साफ हमको पता चल रहा है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो अल्कोहल जो है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। अगर ये एसिडिक नेचर का होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा, अरे हाँ या ना? चलो देखते हैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। जैसे अगर हम इस अल्कोहल का बात करें, ध्यान देना, CH3 CH2 और यहाँ पे OH, ठीक है, ये कितना डिग्री अल्कोहल है बता तो? 1 डिग्री। ठीक है, ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। इसी तरह से अगर हम इस अल्कोहल का बात करें, इस अल्कोहल का बात करें तो ये कितना डिग्री अल्कोहल है बताओ? 2 डिग्री। और अगर हम इस अल्कोहल का बात कर ले, ठीक, तो ये हम लोग कितना डिग्री अल्कोहल देखे हैं? 3 डिग्री। बात समझे? ठीक है, अब अगर तुमको किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है ना तो तुम क्या करोगे? अच्छा, सिंपल सा बात है, यहां से तुम अगर ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा तो H+ आयन देगा कि नहीं देगा? निकाल दो ना H+ आयन, तो यहाँ CH3 CH2 और O के ऊपर में क्या आएगा? यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे आएगा CH3 C, इधर आ जाएगा CH3 और यहाँ पे O के ऊपर में क्या आएगा? अब इस पे बात कर लेते हैं, यहां से अगर तुम हटा दोगे तो CH3 C CH3 CH3 और O के ऊपर में क्या आएगा? माइनस। ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया, अब ठीक है, यहां पे CH छूट गया ना। चलो, अब कौन अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है?
तो हम लोग क्या देखेंगे ना कि H प्लस देने के बाद में जो कंपाउंड बन रहा है वो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। बात क्लियर है? ठीक है, स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल, H प्लस देने के बाद जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से H प्लस देना चाहेगा ना। इसको ऐसे समझे, जैसे मान लो तुमको किसी अपने दोस्त से उधारी लेना है, तो कौन दोस्त तुमको आसानी से पैसा देगा? जो पैसा देने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा? उसी तरह से अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं, यानी H प्लस निकालना है, तो कौन अल्कोहल ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, मतलब किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां से H प्लस निकालने के बाद में, ठीक है, H प्लस निकालने के बाद में जो स्पीसीज बन रहा है अल्कोहल का वो ज्यादा स्टेबल हुआ, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। अब ज्यादा स्टेबल कौन होगा सोचो, O के ऊपर में माइनस, माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ या ना? अब वापस से वो खाना वाला एग्जांपल, इसका पेट भरा हुआ है और एक अल्काइल ग्रुप इसको दे रहा है 1 डिग्री, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप दे रहा है, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप दे रहा है, तो ऑलरेडी इसका पेट भरा हुआ है, यहाँ पे एक कोई दे रहा है, यहाँ पे 2 कोई, और यहाँ पे, बताओ ज्यादा असहज ये किस केस में महसूस करेगा? 3 कोई के केस में। अब वो क्या सोचेगा कि भाई हम जैसे H प्लस दिए ना, मेरे ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, और पीछे से है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, वो और हमको इलेक्ट्रॉन देगा तो हमको होने लगेगा प्रॉब्लम। तो क्या 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से H प्लस आयन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से H प्लस आयन आपको नहीं देगा, ठीक है, तो क्या आप इसको अच्छा एसिड मानोगे? इसका मतलब हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कौन होता है? 1 डिग्री, फिर कौन होता है? फिर कौन होता है? बोलो, बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, और अल्कोहल का डिटेल वाला जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हम लोग जीओसी में पढ़ते हैं, वो हम लोग देखे भी हैं और देखेंगे भी। बात क्लियर है? वापस से रिवीजन में, तो ये था तुम्हारा नॉर्मल, चूंकि अल्कोहल पढ़ा ही रहे थे इसी वजह से हम डिग्री के बेसिस पे बस बता दिए अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ये याद रख सकते हो कि 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर किसका होता है? 3 डिग्री। इसका सिंपल सा रीजन है कि 1 डिग्री अल्कोहल में H प्लस आयन देने के बाद जो तुम्हारा स्पीसी डेवलप होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और 3 डिग्री में सबसे कम। तो ये पहला रिएक्शन था OH बॉन्ड क्लीवेज का। अगर हम आगे बात करें तो सेकेंड रिएक्शन OH बॉन्ड क्लीवेज में है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद क्या? एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल यानी यहां पे हम लोग सोडियम वगैरह के साथ में यहां पे रिएक्शन कराने वाले हैं। सोडियम के साथ करा सकते हो, मैग्नीशियम के साथ करा सकते हो, लिथियम के साथ करा सकते हो, इनको हम लोग एक्टिव मेटल बोलते हैं, यानी जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। अब सुनना ध्यान से बाबू, अगर हम अल्कोहल ले और इसको हम लोग एक एक्टिव मेटल यानी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन काफी आसान है, तुम लोग इसको 10 क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हो। अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है कि नहीं होता है? तो कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस प्रोड्यूस करता है। हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखे थे कुछ दिन पहले, याद है? कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर है? ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे मिलेगा सॉल्ट, साथ ही साथ क्या मिलेगा? सॉल्ट। यहां पे सॉल्ट मिलेगा RO माइनस Na प्लस, RO माइनस और Na प्लस। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे बताओ? सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहां पे आप क्या सीखे कि अगर हम अल्कोहल को सोडियम जैसे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराए तो यहां पे हम लोग को मिलता है सॉल्ट, और साथ ही साथ कौन सा गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस। अब फिर से ध्यान देना, ये रहा मेरा अल्कोहल CH3OH, इसको हम सोडियम जैसे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराए तो होगा क्या कि यहां पे मिल जाएगा तुमको सॉल्ट CH3O माइनस और क्या आएगा? Na प्लस, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा गैस बाहर निकलेगा? H2 गैस। इसको आप प्यार से क्या कहोगे? इसको कहोगे सोडियम मिथॉक्साइड। क्या कहोगे? सोडियम मिथॉक्साइड। देखो नाम कैसे दिए, अल्क के प्लेस में नंबर ऑफ कार्बन को लिखना पड़ता है। यहाँ पे कितना कार्बन है? 1, और हम सबको पता है 1 के लिए लिखा जाता है मिथ, तो इसका नाम होगा सोडियम मिथ ऑक्साइड। सोडियम मिथ ऑक्साइड। बोलो, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो ये था तुम्हारा सेकंड रिएक्शन OH बॉन्ड क्लीवेज का। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन का बात करते हैं, और नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये भी OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले हैं? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन।
स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं? अगर किसी भी एसिड को या फिर उनके डेरिवेटिव को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाए तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर। एस्टर यानी आप सबको समझ में आ रहा है, हम इसका बात कर रहे हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और इधर भी क्या आ जाएगा? आर डैश। ठीक है, यानी अल्काइल ग्रुप, इसी को बोलते हैं एस्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे ले लेते हैं मान लो OH और यहां पे लेते हैं अल्कोहल, तो यहां पे आ जाएगा अल्कोहल यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इधर एक हम लोग ले लेते हैं अल्काइल ग्रुप। बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे तो थोड़ा यहां ध्यान दोगे तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर मान लेते हैं कि इसका ये वाला OH बाहर हो गया और यहां से H बाहर हुआ। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। बेसिकली हम ये कौन सा केमिकल रिएक्शन आप लोग स्टेरिफिकेशन को किसके कैटेगरी में रखे हैं? OH बॉन्ड। तो तुम तो ये भी बोल सकते हो ना एस्टर बनाने के लिए सर आप ये OH को यहां से हटा दीजिए और यहां से H को हटा दीजिए और ये दोनों आपस में बॉन्ड बन जाएगा, तब भी तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा ना CH3 C डबल बॉन्ड O, O और इधर क्या आ जाएगा? R। H हटा तो O बचा और यहां से ये हट गया तो R का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बट हम को कैसे पता चल रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अल्कोहल का ही है? ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी है ना। ठीक है, तो हमको कैसे पता चल रहा है कि यहां से जो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बाहर हुआ होगा और इसका H बाहर हुआ होगा? तो इसको पता करने के लिए ना हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का एक आइसोटॉप लेते हैं। वैसे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो यहां पे हम लोग कोई 18 या 17 वाला कोई आइसोटॉप ले लेते थे। यहां पे ऑक्सीजन का क्या लेते थे? एक आइसोटॉप। और जब बाद में एस्टर में ऑक्सीजन को चेक करते थे तो हमको क्या मिलता था? वही आइसोटॉप वाला ऑक्सीजन मिलता था। तो यहां से ये प्रूफ हो गया था कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन एस्टर में जाता है वो किसका ऑक्सीजन होता है? अल्कोहल का। और इसी वजह से इसको हम लोग OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में रखे थे। तो बेसिकली ये रिएक्शन होता कैसे है? तो अल्कोहल से क्या बाहर होगा? अब देखना, हम इसको वापस से अच्छे से लिखते हैं। देखना, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आ जाएगा? OH और अल्कोहल में आ जाएगा HO और इधर क्या आ जाएगा? R, ROH। तुमको समझने में आसानी हो इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। तो होगा क्या कि यहां से पूरा का पूरा OH और यहां से H बाहर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? R C डबल बॉन्ड O, O और इधर भी एक क्या जुड़ जाएगा? R। बात समझ आया ना? ठीक है, ये होगा। अब ये जो तुम्हारा रिएक्शन है इसी को हम लोग सॉरी ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टर। और एस्टर में जो ये ऑक्सीजन आया है ये अल्कोहल का ही है। ये प्रूफ कैसे किए थे? तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग किसी आइसोटॉप से रिप्लेस कर देते हैं, ऑक्सीजन का आइसोटॉप से रिप्लेस कर देते हैं और बाद में एस्टर में हम लोग ऑक्सीजन को चेक करते हैं तो पता चलता है वही आइसोटॉप वाला ऑक्सीजन है। इसी वजह से ठीक है हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एस्टर में वो कहां से गया है? अल्कोहल से। यानी यहां पे जो बॉन्ड टूटा होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी एक प्रकार का एग्जांपल है किसका? OH बॉन्ड क्लीवेज। वो भी एक एग्जांपल है किसका? OH बॉन्ड क्लीवेज। तो ये तुम्हारा तीसरा केमिकल रिएक्शन था OH बॉन्ड क्लीवेज का। बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अब ये सारा देख लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे CO बॉन्ड क्लीवेज को। ठीक है, तो यहां पे ये तीन रिएक्शन है OH बॉन्ड क्लीवेज में। OH बॉन्ड क्लीवेज का तीन रिएक्शन क्या क्या है? एक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल देखे और दूसरा रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल और तीसरा क्या है? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे CO बॉन्ड क्लीवेज। तो पहले ये सारा तुम लोग देख लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं? CO बॉन्ड क्लीवेज। और CO बॉन्ड क्लीवेज में सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ ल्यूकस रिएजेंट। और हम आप सब कोई को पहला चैप्टर में ल्यूकस रिएजेंट किसको कहते हैं बताए थे? याद है किसको कहते हैं? एनीवन? किसी को याद नहीं है? याद है? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इस तरह करके एक कंपाउंड बताए थे कि नहीं बताए थे? इसी को बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विथ ल्यूकस रिएजेंट। इस
जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग ल्यूकस टेस्ट के नाम से भी बुलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकस टेस्ट। और ये सवाल पूछा जाता है कि ल्यूकस टेस्ट का उपयोग कहां पे किया जाता है, यूज कहां पे किया जाता है? तो ल्यूकस टेस्ट का यूज किया जाता है अल्कोहल का डिग्री पता करने में। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना ये अल्कोहल 1 डिग्री का है, ये अल्कोहल 2 डिग्री का है, ये अल्कोहल 3 डिग्री का है। तुम्हारे पास में अल्कोहल ला करके रख देंगे तो क्या तुम बता दोगे कि सर देखिए ये तो पानी पानी दिख रहा है, हमको सांप दिख रहा है, इधर एक OH, इधर एक OH, इधर एक OH, ऐसे करके बता पाओगे क्या? वो तो लिक्विड स्टेट में होता है। तो देख के एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करते हैं कि अल्कोहल का डिग्री क्या है? तो अल्कोहल का डिग्री पता करने के लिए यही टेस्ट का यूज किया जाता है, ल्यूकस टेस्ट। बात क्लियर है? ठीक है। और ल्यूकस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। और आगे से ये बात याद रखना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। ल्यूकस रिएजेंट किसको कहते हैं? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को ही क्या कहा जाता है? ल्यूकस रिएजेंट। आगे देखो, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकस टेस्ट, जो बात आपको हम बताए थे, एंड यूज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ एल्कोहल। इसका यूज किया जाता है अल्कोहल का डिग्री डिटरमाइन करने में, यानी अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। बात क्लियर है? ठीक है। अब एकदम बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखो, अगर नेक्स्ट हम बात करें ना तो अल्कोहल का डिग्री कैसे पता करते हैं ल्यूकस रिएजेंट के हेल्प से। देखो, हम लोग करते हैं पहले 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2 और यहां पे लेते हैं OH। इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से, एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये किसमें बदल जाएगा? अल्काइल हैलाइड में। किसमें बदल जाएगा? अल्काइल हैलाइड। फिर से हम लोग वापस से एक और अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH, यहां पे OH और इधर ले लेते हैं CH3, ये है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। इसको भी रिएक्शन कराते हैं HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां से एक OH ग्रुप हटेगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? Cl, ये बन जाएगा मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। बात क्लियर है? ठीक है। और लास्ट है मेरा 3 डिग्री अल्कोहल। लास्ट है मेरा क्या? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो हम तुम लोग को बताए भी थे कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसको कोई रिएजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। हालांकि अगर मान लो सॉरी कोई भी कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, इसको भी हम HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो होगा क्या? सेम वही बात होगा कि OH हटेगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? Cl, ये हो जाएगा। अब जो अल्काइल हैलाइड होता है ना, वो सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं होता है, यानी पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, अब तुम सोचो कि वैसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में ना घुले उसको तुम मिक्स कर दोगे, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस जो पानी में ना घुले उसको अगर तुम मिक्स करोगे तो जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा धुंधला होने लगता है कि नहीं होता है? इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। इसको क्या कहते हैं? अब देखो, 1 डिग्री अल्कोहल को जब तुम ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका रिएक्टिविटी काफी कम होता है, यानी ये रिएक्शन होने के लिए कुछ समय लगता है और ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लगभग, ठीक है, 25 से 30 मिनट का समय लगता है। यानी जब तुम 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो जो धुंधलापन है, जिसको हम टर्बिडिटी कह रहे हैं, टर्बिडिटी, तो ये जो टर्बिडिटी है वो लगभग कितना मिनट के बाद में दिखाई देगा? 30 मिनट, 25 से लेकर के 30 मिनट। जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें जो टर्बिडिटी है ना वो लगभग 2 से 5 मिनट, तो यहां पे हम लोग 5 मिनट लिख लेते हैं, तो 5 मिनट के अंदर में टर्बिडिटी दिखाई देगा। और 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे तुम ल्यूकस रिएजेंट डालोगे तुरंत टर्बिड हो जाएगा, यानी इंस्टेंट टर्बिडिटी दिखेगा। क्या होगा? इंस्टेंट टर्बिडिटी। यानी 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी दिखा, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो 5 मिनट के बाद दिखेगा और 3 डिग्री अल्कोहल में इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं अल्कोहल का डिग्री क्या है। जो ल्यूकस रिएजेंट डाले, तुम देख रहे हो कि 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, तब तक सॉल्यूशन अगर टर्बिड नहीं है मतलब समझ जाओ वो कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। अगर 2-4 मिनट के बाद टर्बिडिटी तुमको दिखने लग रहा है मतलब वो कितना डिग्री अल्कोहल होगा? 2 डिग्री। और अगर तुम ल्यूकस रिएजेंट को ऐड किया और तुरंत टर्बिडिटी दिखने लगा मतलब वो कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। बात क्लियर है? ठीक है, रिएक्शन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट टेस्ट के इंपॉर्टेंस से अभी के लिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 सवाल पूछा जा सकता है। पहला आपसे ये पूछा जा सकता है ल्यूकस रिएजेंट किसको कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है
कि ल्यूकस टेस्ट का यूज कहां पे किया जाता है, तो ल्यूकस टेस्ट का यूज किया जाता है डिग्री ऑफ अल्कोहल डिटरमाइन करने में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश, डिटरमाइन, सॉरी डिफरेंशिएट करने के लिए ये रिएजेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अल्कोहल कितना देर में टर्बिडिटी शो करता है, ये भी याद रखना। जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है वो टर्बिडिटी दिखाएगा लगभग कितना मिनट के बाद, 30 मिनट, 25 से 30, ठीक है। 2 से लेकर के 5 मिनट आपका 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी दिखाई देता है। अब एग्जामिनर ना इसी को तुमको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, एक बात बताओ, ल्यूकस रिएजेंट के साथ अगर हम अल्कोहल का रिएक्टिविटी का बात करें, ये भी तो सवाल हमसे पूछा जा सकता है ना, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ ल्यूकस रिएजेंट, रिएक्टिविटी ऑफ क्या, अल्कोहल विथ ल्यूकस रिएजेंट, विथ ल्यूकस रिएजेंट। तो ल्यूकस रिएजेंट के साथ अगर हम अल्कोहल का रिएक्टिविटी का बात करें तो तुम खुद बताओ कौन सा अल्कोहल का रिएक्टिविटी ल्यूकस रिएजेंट के साथ सबसे अच्छा होगा, जो सबसे जल्दी टर्बिड हो रहा है। अरे देख, सिंपल सा बात बताओ, ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड बनाना है ना, जो जितना जल्दी अल्काइल क्लोराइड बनाएगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा कि नहीं होगा। जो कौन सा अल्कोहल जल्दी अल्काइल हैलाइड बना रहा है, जो जल्दी टर्बिड हो जा रहा है, वो अल्कोहल कौन सा है बताओ, 3 डिग्री। तो ल्यूकस रिएजेंट के साथ अल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये मेरा पहला रिएक्शन था किसका, OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल, सॉरी CO बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन का। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के साथ साथ, इसलिए सारा बात को आप लोग ध्यान में रखना। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, एक बार देख लो ये भी।